नहीं समीर जी, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। आज आप यहीं रुकेंगे, प्लीज मेरे लिए। मुझे वो सब करने का मन कर रहा है जो आप दीदी के साथ करते हो। अच्छा ठीक है बाबा, जैसा तुम कहो। संगीत। समीर जी, एक बात कहूं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। मुझे कभी छोड़ना मत। दीदी के लिए मुझे भूल तो नहीं जाओगे? समीर, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? दोपहर की खिली हुई धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी। शहर के एक व्यस्त कोने में अपने दफ्तर की कुर्सी पर बैठे समीर का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था त्रिया। समीर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान तैर गई जो एक जीजा की कम और एक प्रेमी की ज्यादा लग रही थी। उसने इधर उधर देखा और फोन कान से लगा लिया। हेलो समीर जी। नमस्ते। रिया की आवाज में एक नशीली कशिश थी जो समीर को हमेशा अपनी ओर खींचती थी। नमस्ते रिया जी, कैसी हो तुम? अब तो फोन भी नहीं करती। भूल गई हो क्या अपने जीजा जी को? समीर ने शिकायत भरे लहजे में कहा, लेकिन उसमें शरारत साफ झलक रही थी। रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे समीर जी, याद तो आपकी बहुत आती है, पल पल आती है। पर क्या करूं? डर लगता है कहीं दीदी को शक न हो जाए। फिर उसने आवाज धीमी करते हुए कहा, मन नहीं लग रहा आपके बिना। आ जाओ ना, एक बार घूम आए। बहुत याद आ रही है। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। बस तुमने बुलाया और मैं ना आऊं? ऐसा हो सकता है। मैं आज ही आता हूं। अभी निकलता हूं ऑफिस से। सच? रिया की आवाज में उत्साह था। जल्दी आ जाइए, इंतजार कर रही हूं। समीर ने फोन रखा और तुरंत अपना बैग पैक किया। उसका मन अब काम में नहीं लग रहा था। उसकी पत्नी सुमन अपने मायके में ही थी और रिया भी वहीं थी। समीर के लिए यह सिर्फ ससुराल जाने का मौका नहीं था, बल्कि रिया के करीब होने का एक बहाना था। समीर जब अपनी ससुराल पहुंचा तो शाम ढलने को थी। दरवाजे पर रिया खड़ी थी, जैसे उसी की राह देख रही हो। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। नमस्ते समीर जी, आइए बैठिए। रिया ने औपचारिक होने का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखों में चमक कुछ और ही कह रही थी। समीर सोफे पर बैठ गया। उसकी नजरें रिया पर टिकी हुई थी। सुमन नहीं दिख रही थी। कहाँ है? उसने जानबूझकर पूछा ताकि किसी को शक न हो। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों, मुझसे बात करके अच्छा नहीं लग रहा क्या? जो आते ही दीदी को ढूंढ रहे हो, उनके लिए इतना उतावलापन? समीर ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, अरे पगली, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जानती हो ना, मेरे लिए पहले तुम हो, फिर तुम्हारी दीदी। सुमन तो बस यहाँ आने का बहाना है। असल मकसद तो तुमसे मिलना है। तुम्हारी कसम, सच बोल रहा हूँ। रिया शर्मा गई। अच्छा जी, सच बोल रहे हो? देखो ना, आपके बिना मेरा क्या हाल हो गया है। सच बताऊं तो दिल ही नहीं लगता किसी काम में। बस आपकी याद आती रहती है। मेरा भी यही हाल है रिया। समीर ने भावुक होकर कहा, तुमसे बात किए बिना दिन नहीं गुजरता। बस मजबूर हूं। शादीशुदा हूं, इसलिए खुलकर फोन नहीं कर सकता। तुम ही कर लिया करो ना कभी कभी। तभी अंदर से सुमन की आवाज आई। अरे, कौन आया है? रिया, किससे बातें कर रही हो? सुमन बाहर आई और समीर को देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर खुशी तो आई, लेकिन साथ ही एक सवाल भी था। अरे तुम कब आए?
बताया भी नहीं कि आने वाले हो। अचानक कैसे? समीर थोड़ा सकपका गया, लेकिन तुरंत संभलते हुए बोला, बस अभी आया हूँ सुमन। रिया ने फोन किया था कि घर में कुछ काम है, कुछ मंगाना था शायद, तो मैंने सोचा खुद ही चला आता हूँ, सरप्राइज भी हो जाएगा। सुमन ने रिया की ओर देखा। काम? क्या काम था रिया? मुझे तो नहीं बताया तूने। रिया ने बात संभाली। अरे दीदी, वो मुझे अपनी कुछ किताबें मंगानी थी और मार्केट जाना था। सोचा जीजा जी आ जाएंगे तो उनके साथ चली जाऊंगी। आपको परेशान क्यों करती? सुमन को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। थके हुए होंगे। रिया तुरंत बोली, नहीं दीदी, अभी खाना मत बनाओ, हम लोग जरा मार्केट होकर आते हैं, मुझे कुछ जरूरी सामान लेना है, लौटने के बाद बना लेना। सुमन रुक गई। उसे यह अजीब लगा। अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा आराम कर लेते। और क्या सामान है जो इतनी जल्दी है? अरे दीदी, जरूरी है, आप तब तक घर का काम निपटा लो, हम बस अभी गए और अभी आए। रिया ने जिद की और समीर की तरफ इशारा किया। समीर भी खड़ा हो गया। हाँ सुमन, हम जल्दी आ जाएंगे, तुम आराम से खाना बनाना। चलो रिया। सुमन देखती रह गई। उसकी छोटी बहन और उसका पति उसके सामने से निकल गए। उसके मन में एक खटका हुआ। रिया का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से बदलाव सा लग रहा था। सुमन ने माथे पर हाथ रखा और बड़बड़ाई, रिया की आदत मुझे ठीक नहीं लग रही। इसे क्या जरूरत थी समीर को बुलाने की और आते ही बाजार ले जाने की? माँ को आने दो, आज सारी बात बताऊंगी। वो रसोई में चली गई, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। उसका मन बार बार समीर और रिया की तरफ जा रहा था। हर समय फोन पर बिजी रहती है, जब देखो तब उन्हीं से बात करती है। और समीर, वो भी तो रिया की तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव रखते हैं। बाजार में समीर और रिया दुनिया से बेखबर थे। भीड़ भाड़ के बीच वे एक दूसरे के काफी करीब चल रहे थे। समीर जी, एक बात कहूं? रिया ने चलते चलते कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, मुझे कभी छोड़ना मत। दीदी के लिए मुझे भूल तो नहीं जाओगे? समीर ने रुककर उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। तुम कैसी बातें कर रही हो रिया? तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? तुम तो मेरी जान हो। दुनिया छोड़ सकता हूं, पर तुम्हें नहीं। रिया खुश हो गई। चलो गोलगप्पे खाते हैं, बहुत दिन हो गए। वे एक गोलगप्पे वाले के पास रुके। अंकल जी, एक प्लेट बढ़िया वाले गोलगप्पे लगाना। अंकल जी ने कहा, कैसे लगाऊं साहब, तीखा या मीठा? समीर ने रिया की ओर देखा। साली साहिबा, कैसे खाओगी, तीखा या मीठा? रिया ने हंसते हुए कहा, जीजा जी, पूरा तीखा लगवाइए, मजा आ जाए, जिससे आंखों से पानी आ जाए। वे दोनों हंसते खेलते गोलगप्पे खाने लगे। उनकी हंसी और बातों में एक ऐसा अपनापन था जो जीजा साली के रिश्ते की मर्यादा को लांघ रहा था। वे यह भूल चुके थे कि घर पर कोई उनका इंतजार कर रहा है, कोई है जो इस रिश्ते की डोर से बंधा है। वाह, मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट थे भैया। रिया ने खाकर कहा, जीजा जी, आपके साथ खाकर तो मजा ही आ गया, चलो अब चलते हैं। वापसी में रिया ने कहा, समीर जी, सब्जी मंडी रोक लेना, घर के लिए सब्जी ले लेंगे।
दीदी को दिखाने के लिए कुछ तो ले जाना पड़ेगा ना। समीर मुस्कुराया। तुम बहुत चालाक हो रिया। चलो जल्दी ले लो, मुझे रात को घर वापस भी निकलना है। रिया का चेहरा उतर गया। नहीं समीर जी, आज आप कहीं नहीं जाएंगे, आज आप यहीं रुकेंगे। प्लीज मेरे लिए। मुझे वो सब करने का मन कर रहा है जो आप दीदी के साथ करते हो। समीर ने उसकी मासूमियत देखी और पिघल गया। अच्छा ठीक है बाबा, जैसा तुम कहो। घर पर सुमन का सब्र जवाब दे रहा था। शाम घिर आई थी। मां भी बाजार से लौट आई थी। सुमन ने मां को सारी बात बताई। मां, मुझे ठीक नहीं लग रहा। रिया हर समय समीर से फोन पर लगी रहती है, सुबह शाम बातें करती है और आज तो हद हो गई। बिना मुझे बताए उन्हें बुला लिया और अब बाजार लेकर गई है। घंटों हो गए, अभी तक नहीं आए। यह गलत है या नहीं? मां ने एक गहरी सांस ली और सुमन के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मैं समझती हूं। रिया अभी नादान है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर। मैं सोच रही हूं कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर जल्द ही रिया की शादी कर दूं। अपने घर जाएगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तू अपना घर मत खराब कर। आने दे उन्हें, मैं समझाती हूं। तभी दरवाजे पर आहट हुई। समीर और रिया हंसते हुए अंदर आए। उनके हाथों में सब्जियों के थैले थे। लो सुमन, हम आ गए, समीर ने कहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बेटा, घुमा लाया अपनी साली को। बहुत शॉपिंग कराई है आज। सुमन ने फीकी मुस्कान के साथ स्वागत किया। मां ने भी कुछ नहीं कहा, बस उन्हें घूर कर देखा। तुम दोनों बैठो, मैं खाना लगाती हूं, सुमन ने कहा और रसोई में चली गई। रात का खाना खाते वक्त माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन समीर और रिया अपनी ही दुनिया में थे। इशारों इशारों में बातें हो रही थी। खाना खाने के बाद समीर ने कहा, बहुत थकान हो गई है, मैं आंगन में ही चारपाई पर लेट जाता हूं। हवा अच्छी चल रही है। ठीक है, सुमन ने कहा, मैं बिस्तर लगा देती हूं। सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रात गहरी हो गई थी। सन्नाटा पसर चुका था। सुमन को नींद नहीं आ रही थी। उसे प्यास लगी तो वह पानी पीने उठी। उसने देखा कि रिया अपने बिस्तर पर नहीं है। उसका दिल जोर से धड़का। एक अनजाना डर उसे घेरने लगा। वो दबे पांव आंगन की तरफ बढ़ी। वहां से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। समीर, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? यह रिया की आवाज थी। सुमन के कदम जम गए। उसने ओट से झांक कर देखा। समीर की चारपाई पर रिया बैठी थी और समीर ने उसका हाथ थाम रखा था, पागलों की तरह। रिया, समीर कह रहा था, सुमन तो बस एक जिम्मेदारी है, मेरा प्यार तो तुम हो। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पति पर उसने इतना भरोसा किया, जिस बहन को उसने मां की तरह पाला, वे दोनों मिलकर उसकी पीठ में खंजर घोंप रहे थे। उसका गुस्सा, उसका दर्द सब एक साथ बाहर आने को बेताब हो गए। वो अब और चुप नहीं रह सकती थी। वो तेजी से आगे बढ़ी और चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां बैठने की? समीर और रिया हड़बड़ाकर अलग हो गए। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। सामने सुमन खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। अरे सुमन, यह वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। समीर ने हकलाते हुए सफाई देने की कोशिश की। चुप रहो, सुमन ने चीख कर कहा।
एक शब्द भी मत बोलना। मैंने सब सुन लिया है, सब देख लिया है। तुम दोनों ने मुझे धोखे में रखा, मेरी सगी बहन और मेरे पति। रिया रोने लगी। दीदी, गलती हो गई, माफ कर दो, निकल जाओ। सुमन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ मेरे घर से समीर। और रिया, तुम तो मेरे लिए आज से मर गई। मेरे पीठ पीछे यह सब करते हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? पूरा घर जाग गया था, मां भी आ गई थी। दृश्य देखकर उन्हें भी सब समझ आ गया। समीर शर्मिंदा था, रिया रो रही थी और सुमन का घर, जो विश्वास की नींव पर खड़ा था, आज बिखर चुका था। उस रात एक रिश्ता नहीं टूटा था, बल्कि कई रिश्ते एक साथ खत्म हो गए थे। झूठ और धोखे की उम्र लंबी नहीं होती और जब सच सामने आता है तो वह तबाही मचा देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में पारदर्शिता और वफादारी सबसे जरूरी है। क्षणिक सुख के लिए अपने प्रियजनों के विश्वास को तोड़ना अंततः विनाश की ओर ले जाता है। नोट: यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और मनोरंजन व शिक्षा के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।